जब मुख्यमंत्री के चयन की बात हो रही थी, आप भी दिल्ली गए, आप लोगों की कुछ बात हुई? देखिए वो बातें, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बातें बोलने की नहीं होती। सबसे ज़्यादा मज़ा अगर मैं पूछूं तो कौन से शासनकाल में आपने महसूस किया कि हाँ वो जो चैलेंज था उसको पूरा किया? उन्होंने आपको मंत्री नहीं बनाया था, ये उस समय भी एक चर्चा का विषय था। कुछ बताइए कि क्या उस समय की राजनीति रही, ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क किस में था? कृषि में था, उद्यान में था, या आज जो आप? हर काम चैलेंज है, ये टीम वर्क है, किसी इंडिविजुअल का नहीं है। बुरा नहीं है, तिवारी जी की तो बात करना ही, तिवारी तो अपने आप में ही वॉज इंसाइक्लोपीडिया ऑफ पॉलिटिक्स। या जो भी मंत्रिमंडल काम कर रहा होता है, जो मुख्यमंत्री काम कर रहा होता है, क्या परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है अगर अस्थिरता का माहौल होता है? अस्थिरता है किस चीज़ का नाम? जांच चल रही है तो जांच में वो भी पार्टी रहेंगे ताकि उनसे भी पूछताछ हो सके। सर, चुनाव लोकसभा के आने हैं, आप चुनाव लड़ेंगे? तो हरीश रावत जी क्योंकि टीम वर्क पे विश्वास नहीं करते थे, खुलेआम लूट मची थी, स्थानांतरण उद्योग से लेकर के खनन माफिया, वन माफिया, तमाम तरह के माफिया, शराब माफिया राज्य में हावी हो गए थे। और अगर हमारी देखिए, निश्चित अगर हमारी गढ़वाली और कुमाऊनी भाषाएं अगर जो उस अनुसूची में शामिल हो जाएंगी, भाषा ही भारत सरकार की 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, तो निश्चित रूप से इसका फायदा ये मिलेगा कि हम अपनी भाषा में ही एग्जाम्स भी में पेपर भी कंपल्सरी रख सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। आज हमारे साथ हैं सुबोध उनियाल, वन मंत्री हैं, प्रदेश के वनों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इससे पहले कृषि विभाग की जिम्मेदारी सुबोध उनियाल ने संभाली है। क्या क्या उनके विभाग ने किया है, उत्तराखंड में क्या राजनीतिक माहौल है, इस पर सुबोध उनियाल से हम बातचीत करेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। पहली बार आपसे बात हो रही है इस चैनल पर। मैं जानना चाह रहा हूँ, कैसा चल रहा है आपका विभाग, कैसी चल रही है सरकार? नहीं, सरकार निश्चित रूप से जनता की अपेक्षाओं के हिसाब से जो हमको निर्णय लेने चाहिए उन पर आगे बढ़ रहे हैं, और हमने कई लोक कल्याणकारी निर्णय इस दूसरे पारी में भी लिए हैं। और मैं समझता हूँ अंत्योदय की भावना के साथ, जो श्यामाचरण जी का एक, दीनदयाल उपाध्याय जी की एक परिकल्पना थी कि अंतिम पंक्ति पे खड़े व्यक्ति के तक सरकार की योजना को जानी चाहिए, उस दृष्टि से हम लोग काम कर रहे हैं। पहले आप कृषि विभाग संभालते थे, उद्यान विभाग संभालते थे, अब आप वन विभाग संभालते हैं। कौन सा विभाग चलाना ज़्यादा आसान था या ज़्यादा मुश्किल था? कुछ आकलन कभी कभी? हर विभाग महत्वपूर्ण होता है। मेरे पास तकनीकी शिक्षा भी है, मेरे पास भाषा भी है, और भाषा दिखने को तो बहुत ऐसा लगता है कि इसका में कोई काम ही नहीं होगा, लेकिन मैं समझता हूँ अगर भाषा विभाग में भी बहुत बड़ी काम की आवश्यकता है, और वहाँ पर भी हम तमाम रिफॉर्म्स में काम कर रहे हैं ताकि जो हमारे यहाँ की क्षेत्रीय भाषाएँ हैं उन भाषाओं को किस तरह से सम्मान मिल सके, उसके अलावा उन भाषाओं से जुड़े हुए जो साहित्यकार हैं, जो कवि हैं, उनको सम्मान मिल सके, साथ ही साथ गढ़वाली और कुमाऊनी को किस तरह भाषा का एक भारत सरकार के जो संविधान की अनुसूची है उसमें शामिल होने में का काम किया जा सके, उस पर के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो और अगर हमारी देखिए, निश्चित अगर हमारी गढ़वाली और कुमाऊनी भाषाएं अगर जो उस अनुसूची में शामिल हो जाएंगी, भाषा ही भारत सरकार की 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, तो निश्चित रूप से इसका फायदा ये मिलेगा कि हम अपनी भाषा में ही एग्जाम्स भी में पेपर भी कंपल्सरी रख सकते हैं, जिससे कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने की ज़्यादा संभावनाएं बढ़ेंगी। तो इस दिशा में काम होना शुरू हो गया है? जी हाँ, मैंने स्वयं भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी के बारे में एक मिला भी, पत्र भी लिखा, और भारत सरकार ने कहा है कि इस पर हम लोग परीक्षण करवा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि परीक्षण करवाने के बाद इसके आशा के अनुकूल परिणाम मिलेंगे। लेकिन भाषा विभाग या दूसरे और विभाग हैं, उनकी चर्चा थोड़ा कम होती है, वन विभाग की थोड़ा ज़्यादा होती है। मैं बस पिछली सरकार से और इस सरकार में आपके कामकाज की कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहा था कि ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क किस में था? कृषि में था, उद्यान में था, या आज जो आप? हर काम चैलेंज है। हर काम को अगर आप चैलेंज के तौर पे देंगे तो निश्चित रूप से आप नए रिफॉर्म्स के साथ उस पर आगे बढ़ाएंगे। मैंने मसलन कृषि और उद्यान जब ऐसे विभाग थे, और मैंने कर्मचारियों को कहा था कि देखो, तुम्हारा अगर काम करोगे तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा, और कभी मैंने किसी आदमी को कृषि और उद्यान के कर्मचारी को ढूंढते हुए नहीं देखा था, लेकिन मुझे फख्र है इस बात का कि 5 साल में हर गांव में लोग कृषि विभाग के, उद्यान विभाग के कर्मचारी को देखते थे, क्योंकि हमने आम जनता के साथ एक व्यवहारिकता की दृष्टि से योजनाएं बनाकर उनका क्रियान्वयन किया। यही कारण था कि 2017 से लेकर 2022 तक कुल मिलाकर के 7 अवार्ड सेरेमनी भारत सरकार में भी, और 7 अवार्ड सेरेमनी में हमें पहला इनाम मिला। तो ये कहीं ना कहीं भारत सरकार की जो जिस तरह से उन्होंने बहुत ही सहजता के साथ हमें मदद की, हमने जो प्रपोजल्स भेजे उनमें किया,
और जिस तरह जो सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में क्लस्टर्स देना, सबसे ज़्यादा फार्मर्स मशीनरी बैंक हमको भारत सरकार से मिले, तो हमने इन जो मैकेनाइजेशन से लेकर के, सॉइल हेल्थ कार्ड से लेकर के, जो आपका आप देखिए किसानों को जो सम्मान निधि देने का प्रश्न हो, या उसको एग्रीकल्चर इनपुट उपलब्ध कराना हो, या मैक्सिमम सब्सिडी पूरे देश में एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर इनपुट में देने का प्रश्न हो, हम हर मामले में अग्रणी रहे। और यही कारण था कि यहाँ पर आपने देखा कि हम हिंदुस्तान का बेस्ट ऑर्गेनिक स्टेट भी डिक्लेयर हुए। तो सर जब इतने सारी उपलब्धियां थी तो कभी आपने बात नहीं करी धामी जी से कि ये विभाग आपको मिलना चाहिए? देखिए ये केंद्रीय उसका डिस्कशन है, उनका प्रियोरिटिव है, उन्होंने जो दिया मैं उसको किया। अब वन विभाग में, क्योंकि वन विभाग भी देखिए आप सीधे 25 लाख लोग तो सीधे इससे जुड़े हैं हमारे यहाँ वन पंचायतों के माध्यम से। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो वन विभाग से पूरी दुनिया जुड़ी है। आज वन विभाग में अगर कार्य संस्कृति अगर हम लोग कोशिश कर रहे हैं पैदा करने की, तो इसका फायदा निश्चित रूप से पर्यावरण को मिलेगा। पर्यावरण आज पूरी दुनिया की सेहत के लिए पर्यावरण को शुद्ध रखना सबसे बहुत बड़ा चैलेंज है। तो उस चैलेंज को हमने लिया है बहुत पॉजिटिव उसमें, और हम उस पर काम कर रहे हैं आगे। आपने जो है ND तिवारी साहब के साथ काम किया, उस समय आप सलाहकार की भूमिका में होते थे। फिर आप जब बहुगुणा साहब की सरकार आई, उसमें भले ही आप मंत्री नहीं थे, लेकिन सब लोग आपकी उस ताकत को जानते हैं उस समय क्या थे। फिर त्रिवेंद्र सरकार में आप मंत्री थे, तीरथ सिंह सरकार में मंत्री थे, धामी साहब के साथ आप मंत्री हैं। सबसे ज़्यादा मज़ा अगर मैं पूछूं तो कौन से शासनकाल में आपने महसूस किया कि हाँ वो जो चैलेंज था उसको पूरा किया, सबसे कंफर्टेबली चैलेंज को पूरा किया गया, काम किया गया? इस बारे में दोहरा नहीं है, तिवारी जी की तो बात करना ही। तिवारी तो अपने आप में ही वॉज इंसाइक्लोपीडिया ऑफ पॉलिटिक्स। राजनीति चाहे पॉलिटिकल एक्सपीरियंस की बात करिए, विजन्स की बात करिए, कद की बात करिए, तिवारी जी का कोई मुकाबला ही नहीं था। और हमको मुझे तो बड़ा सौभाग्य मिला कि मुझे HN बहुगुणा और नरेंद्र तिवारी जी से राजनीति में कुछ सीखने का अवसर मिला। और मैं कोशिश करता हूँ कि दोनों से जो कुछ सीखा उसी के माध्यम से कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारियाँ मिली, उस जिम्मेदारियों का रिजल्ट जनता को मिले, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। जहाँ तक बाकी बातें देखिए, सभी सरकारों ने अगर देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने अगर अच्छा काम ना किया होता तो 5 साल बाद जनता पूरे मिथक को तोड़ के दोबारा सत्ता में क्यों लाती। ये टीम वर्क है, किसी इंडिविजुअल का नहीं है। पार्टी में टीम वर्क ज़्यादा महत्व होता है। और मैं समझता हूँ तिवारी जी ने बिना टीम वर्क के केवल अपने उस पर रिजल्ट्स दिए, लेकिन बाकी सरकारों में टीम वर्क से काम होता है। हरीश रावत जी की सरकार आई तो हरीश रावत जी क्योंकि टीम वर्क पर विश्वास नहीं करते थे, इसीलिए आज हालात आप देख रहे हैं उनकी भी और कांग्रेस की भी। तो लिहाजा मैंने कहा टीम वर्क को तवज्जो देनी चाहिए, और हम लोग टीम वर्क के हिसाब से काम कर रहे हैं। और जैसे आपने कहा वन विभाग है, वन विभाग में आने के बाद मैं समझता हूँ हमने कई रिफॉर्म्स में काम किया। तकनीकी शिक्षा में हमने पहला मैं समझता हूँ संभवतः कोई मंत्री अपने अधिकार क्षेत्र को कम नहीं करता। मैंने तकनीकी शिक्षा को एक मजबूत स्वरूप देने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र को कम किया। आपने हरीश रावत का जिक्र किया, जब आपने कहा कि वो एकला चलो की नीति पे चलते हैं, टीम लीडरशिप में, टीम में उनकी ज़्यादा भूमिका नहीं है बनाने में। उन्होंने आपको मंत्री नहीं बनाया था, ये उस समय भी एक चर्चा का विषय था। कुछ बताइए कि क्या उस समय की राजनीति रही कि उन्होंने क्यों आपको मंत्री नहीं बनाया, क्या उनके मन में था, क्या बातचीत हो रही थी? देखिए ये तो हरीश रावत जी बता पाएंगे। मैंने कहा क्योंकि हाईकमान ने उनको निर्देशित किया था, लेकिन नहीं बनाया। तो मैंने आपसे कहा ना, वो प्रश्न नहीं था। मैं उस समय हालात जो थे, हालात ये हो गए थे कि राज्य में माफिया राज हो गया था, खुलेआम लूट मची थी। स्थानांतरण उद्योग से लेकर के खनन माफिया, वन माफिया, तमाम तरह के माफिया, शराब माफिया राज्य में हावी हो गए थे। और ऐसी स्थिति में राज्य लूट रहा था, और कहीं ना कहीं वो हमारे मत्थे में दोष होता क्योंकि हम भी उसी दल में थे। और दूसरी तरफ हाईकमान को लगातार सचेत करने के बावजूद हाईकमान मिलने का समय नहीं दे रहा था। वो धृतराष्ट्र की तरह आंख बंद कर करके इस राज्य को, या तो लगता था उनको लगता था उनकी लिस्ट से बाहर है, या पूरा संरक्षण दिए हुए थे। तो ऐसी स्थिति में हम सभी राज्य हित में हम लोगों ने सोचा कि हमको अब ये कांग्रेस हम लोगों के लायक नहीं रह गई, क्योंकि ये राज्य हित के विपरीत जा रही है। तो राज्य के लोगों के हितों की रक्षा के लिए हम लोगों ने कांग्रेस छोड़ने का निर्णय लिया, जहाँ पर इतना लंबा समय तक हम रहे और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। तो
रावत जी उनसे ज़्यादा मेहनती, उनसे ज़्यादा वरिष्ठ कोई राजनेता नहीं है उत्तराखंड में, लेकिन उनसे ज़्यादा करप्ट, उनसे ज़्यादा ये लगा लीजिए आप, जिस आदमी को कतई ये चिंता नहीं हो कि राज्य के लोग देख रहे हैं। आज यही कारण था कि वो आज इतना बड़ा नेतृत्व होने के बावजूद आज कहीं नहीं रह गए। पहले मुख्यमंत्री हैं, 2-2 सीट से चुनाव लड़े, दोनों जगह हार गए, फिर इस बार चुनाव लड़े, फिर हार गए। अब फिर ताल ठोकने की कोशिश कर रहे हैं कि हरिद्वार से ताल ठोकने का, फिर उनके देख रहे हैं, अखबार में पढ़ता हूँ। तो ये मैं समझता हूँ राजनीति में आपको सभी साथियों के साथ विचार, मैं जानना चाह रहा हूँ कोई बातचीत उनसे हुई थी कि आपको मंत्री बनाना है? देखिए वो बातें, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बातें बोलने की नहीं होती, लेकिन मैंने आपसे कहा कि जिस तरह वो पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड की तरह चलाना शुरू कर दिया था, वो न तो लोकतंत्र के हित में था न राज्य के हित में था। अच्छा, तो अब उनके साथ मतलब जब आप लोगों ने कांग्रेस छोड़ी थी तो पूरी टीम कांग्रेस को छोड़ के चली गई थी। उस टीम में एक महत्वपूर्ण किरदार थे हरक सिंह रावत, वो दोबारा से कांग्रेस में जाके शामिल हो गए। उस पर कोई आप टिप्पणी करेंगे? आज के परिप्रेक्ष्य में वो इसलिए बात हो रही है कि आज वो सीबीआई वाली जो बात निकल कर आई है कि उनको नोटिस सर्व हो रहे हैं, उनके वॉइस सैंपल लिए जाने हैं, जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, और हरक सिंह रावत ये कहते हैं कि बीजेपी गड़े मुर्दे उखाड़ रही है, वो केस वापस लेना चाहते हैं। उन्होंने मांग करी। हरक सिंह जी जब बीजेपी में थे तब भी मुझे भी ध्यान है पूरा, उनको भी पार्टी बनाया गया था। तो मैं समझता हूँ उसी जांच आगे बढ़ रही है, उसमें कोई नई चीज़ तो आई नहीं है। तब भी उनका नाम आया था, तो क्योंकि मेरी उनसे अच्छे संबंध हैं और उस समय तो काफ़ी अच्छे संबंध थे, तो उन्होंने कहा था इन्होंने मुझे पार्टी बना दिया। तो हम लोगों ने बात भी की थी, तो मालूम हुआ क्योंकि जांच चल रही है तो जांच में वो भी पार्टी रहेंगे ताकि उनसे भी पूछताछ हो सके। तो बस समझता हूँ इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ये ज़बरदस्ती इस चीज़ को वो बात का पतंग बनाने वाली बात है। तो जो जांच जैसे चल रही है वो चलती रहेगी। अच्छा सर, एक उत्तराखंड के संदर्भ में ये बात हमेशा से रही है, जब एनडी तिवारी साहब भी चीफ मिनिस्टर होते थे, या कह लीजिए बीजेपी की जब इंटरिम गवर्नमेंट भी बनी थी, तो भी यहाँ पे परिवर्तन की बात लगातार होती रही है। आजकल मंत्रिमंडल में बदलाव, मंत्रिमंडल में विस्तार की खबरें लगातार आती है। क्या परफॉर्मेंस पर इन सारी बातों का, जो अखबारबाजी होती है, मीडियाबाजी होती है, बयानबाजी होती है, इसका कुछ असर पड़ता है? किसकी परफॉर्मेंस पे? विभागों की परफॉर्मेंस पे, या जो भी मंत्रिमंडल काम कर रहा होता है, जो मुख्यमंत्री काम कर रहा होता है, क्या परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है अगर अस्थिरता का माहौल होता है? मतलब आपने क्या महसूस किया होगा पिछले 6-7 साल से आप मंत्री हैं? मुझे तो कोई महसूस नहीं हुआ कभी भी। देखिए मैंने आपसे कहा ना, 8 तारीख को इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लगा, 8 जनवरी को। 8 दिसंबर या जनवरी? जी जी। हम 4 बजे इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लगा, हम लोग 3 बजे तक राज्यहित के निर्णय ले रहे थे। अस्थिरता है किस चीज़ का नाम? आप अपने काम, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहें तो मैं नहीं समझता कि अस्थिरता स्थिरता नाम की कोई बात हो पाएगी। जब मुख्यमंत्री के चयन की बात हो रही थी, आप भी दिल्ली गए, आप लोगों की कुछ बात हुई? कुछ देखिए, ये हाईकमान का पूरा अधिकार होता है, प्रिरोगेटिव होता है। हाईकमान का जो निर्णय होता है वो सबको मान्य होता है, और सबने इसको खुले दिल के स्वीकार किया। सर, चुनाव लोकसभा के आने हैं, आप चुनाव लड़ेंगे? मैंने आपसे कहा, देखिए हम पार्टी के लोग हैं, पार्टी का जो भी आदेश होगा उसको मानना पड़ता है। नहीं, एक इंटरेस्ट भी होता है। देखिए, सामाजिक आदमी का तो आप इंटरेस्ट की बात करिए, जहाँ भी सेवा करने का अवसर मिले वो उसका इंटरेस्ट होता है। लेकिन पार्टी का निर्णय, मैंने आपसे कहा कि जो भी निर्णय होता है उसको मानना बाध्यता है, उसको माना जाता है। नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या आपकी इच्छा है कि आप लोकसभा में जाएं? मतलब आपके बयान कई बार अखबारों में छपे हैं, इसलिए मैं ये बात पूछ रहा हूं। मैंने कभी ये बयान नहीं दिया। मैंने कहा कि पार्टी का निर्णय होगा तो मैं तैयार हूँ। आज भी कह रहा हूँ, मैं अगर पार्टी ने मुझे कहा तो निश्चित रूप से पार्टी का आदेश का सम्मान करते हुए मैं चुनाव लड़ूंगा, कोई बात ही नहीं। चलिए, बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो सुबोध उनियाल साहब थे जो बहुत तफसील से बात कर रहे थे एनडी तिवारी साहब के समय से लेकर और धामी साहब के समय तक की उन्होंने बातें बताई हैं। बहुत सारे खुलासे हो सकते हैं, बहुत सारे खुलासे भविष्य में भी होंगे,
और चुनाव लगातार आते हैं। चुनाव में किसकी क्या भागीदारी होगी, किसकी क्या हिस्सेदारी होगी, इसका फैसला हमेशा शीर्ष नेतृत्व ही बीजेपी में करता है। और उनियाल साहब भी ये कह रहे हैं कि जो पार्टी का आदेश होगा वो सभी को मान्य होगा। अभी के लिए इतना ही, अगली रिपोर्ट में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिए, नमस्कार।